वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी टेट 2018 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर एक से क्वेश्चन है, और ये यूपी टेट 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यूपी टेट का जो एग्जाम है वो अभी अगले मंथ ही होने वाला है, तो उससे पहले मैंने सोचा है क्यों ना हम सारे यूपी टेट के अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर वन के, वो सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले यूपी टेट एग्जाम का हमें एक आइडिया रहेगा, एक व्यू रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले ये थोड़ी सी मेरे बारे में जानकारी है। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। मैंने बीए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक, उसके बाद मैंने बीएड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है, और फिर मैंने एमएड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 2018 का पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो है, कोहलर वांट टू प्रूव दैट लर्निंग इज, मतलब कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है कि सीखना है, अ सिचुएशन इन व्हिच इंडिविजुअल्स आर सुपीरियर टू एनिमल, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। इन ऑटोनॉमस रैंडम एक्टिविटी, स्वायत्त एक, ऑटोनॉमस मतलब कि होता है स्वायत्त, और रैंडम एक्टिविटी मतलब कि एक रैंडम प्रक्रिया। ठीक है, और सी है कॉग्निटिव ऑपरेशन यानी कि संज्ञानात्मक संकार, और डी है द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए, कोहलर ने एक थ्योरी दी थी जो कि है इनसाइड थ्योरी। और कोहलर अपनी थ्योरी में कोहलर की थ्योरी जो है वो एक चिंपैंजी बेस्ड थ्योरी थी, जिसमें वो क्या करता है कि एक चिंपैंजी को एक बॉक्स में बंद कर देता है, और उसके सामने जो है वो एक थोड़ी दूर पे बनाना यानी कि केला रखता है। ठीक है, तो अब चिंपैंजी क्या करता है कि पहले तो केले को अपने बॉक्स से हाथ निकाल के अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वो क्या करता है कि केले को थोड़ा एक ऊपर टांग देता है, और जो कि चिंपैंजी को जिसके लिए ऊपर उठना पड़ता है। ठीक है, तो वो फिर अगली बार वो केले के लिए ऊपर उठ के केले को तोड़ता है, फिर उसमें बॉक्स डाल देता है कुछ। ठीक है, अब क्या है कि उसकी हाइट से केला काफी ऊपर रहता है, तो चिंपैंजी क्या करता है कि वो चिंपैंजी बॉक्स को नीचे रखता है और बॉक्स के ऊपर खड़ा होकर फिर वो केले को लेता है। तो इस पे वो थ्योरी दिया है, थ्योरी देता है कि उसकी थ्योरी की बेसिक मूल ये रहता है कि जैसे इसके पहले थॉर्नडाइक और पावलोव इन सबको हम देखे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो बिल्ली है या कुत्ता है उसके लिए इन्होंने बस एक कंडीशन रखा, उस कंडीशन के अनुसार एक पर्टिकुलर रिस्पांस है, उस पर्टिकुलर रिस्पांस पे उसने जोर दिया है। जबकि कोहलर कहता है कि नहीं, इंसान जो है मतलब कि जो चिंपैंजी है, मतलब कि जो ये लर्निंग होती है वो पर्टिकुलर किसी एक रिस्पांस के आधार पे नहीं होती है, लर्निंग इनसाइट के थ्रू होती है। ठीक है, तो यही कोहलर का वो था। लेकिन देखिए, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि जो सिचुएशंस हैं ये मतलब कि पर्टिकुलर सिचुएशन में इंडिविजुअल और सुपीरियर टू एनिमल, उसने कभी ये नहीं कहा। ठीक है, ना ही ये कहा कि कोई रैंडम एक्टिविटी की जैसे होती है, ना ही उसने कॉग्निटिव ऑपरेशन की बात की। वो कहता है कि जो सिचुएशन है, सिचुएशन के अनुसार ही, परिस्थिति के अनुसार ही जो रिस्पॉन्स होते हैं और जो परसेप्शन होते हैं वो सिचुएशन के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अब जब उसने केले को बाहर रखा तो उसके लिए उस वो जो चिंपैंजी है उसने अपने हाथ बाहर निकाल के किया, और जब उसने केले को ऊपर रखा तो वो बॉक्स को ऊपर रख किया। तो वो मतलब जो भी पर लर्निंग हुई है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हुई है। ठीक है, तो कोहलर अपने थ्योरी से बस यही कहना चाहता है, और यही इसका डी आंसर है। ठीक है, तो देखिए, अब ये कोहलर का है, तो कोहलर को एक बार आप जाने से पहले कोहलर की जो लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं, चाहे वो कोहलर की हो, चाहे वो स्किनर की हो, चाहे वो थॉर्नडाइक की हो, चाहे वो पावलोव की, इन थ्योरीज को एक बार पढ़ लीजिए। उन्होंने किस पे थ्योरी की है, मतलब कि किस एनिमल पे उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव किया है, तो उन एनिमल को देख लीजिए, उनकी थ्योरी के और क्या क्या नाम है। मतलब कि जैसे कोहलर की थ्योरी को थ्योरी ऑफ इनसाइट कहा जाता है। ठीक है, जैसे स्किनर की थ्योरी को भी, स्किनर की थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप एक थ्योरी और थ्योरीज के नाम, ठीक है, उनको देख लीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज, मतलब कि किसी भी नई भाषा भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है एसोसिएट बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर पहले ऑप्शन को भी स्किप करते हैं, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट यानी कि वाक्यों का निर्माण। अब अगर आपको शब्द या अक्षर नहीं पता है तो आप क्या वाक्य का निर्माण कर सकते हैं? अभी आपसे कहा जाए कि आप स्पेनिश में कोई वाक्य निर्माण करिए, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड, शब्द। अब आपको अगर अक्षर ही नहीं पता है तो क्या आप
कुछ लिख सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, स्पेनिश नहीं। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स, उसके अक्षरों और शब्दों। तो अगर अक्षर के बीच आप समझ जाएंगे, अक्षर को समझ जाएंगे तो शब्द समझ जाएंगे, शब्द समझ जाएंगे तो फिर आप उससे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप क्वेश्चन है, इसको आप एनालिसिस करके आराम से कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ स्टूडेंट इज आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन 2019 में भी आया है। ठीक है। और ये 2018 में भी आया है। तो आपने पहले जब 2019 का पेपर जब आप हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था कि इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिए। तो समावेशी शिक्षा, और उसमें मैंने बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत वंचित वर्ग, दिव्यांग वर्ग और सामान्य बालक सभी उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं, ओनली जनरल स्टूडेंट नहीं, मल्टी लैंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं। उसके अंतर्गत आते हैं जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल में सामान्य बच्चे, स्पेसिफिक में वंचित और दिव्यांग जैसे बच्चे आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच टर्म डिफाइड द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है। तो देखिए ये इस बार पूछा गया है डिस्कैल्कुला, कैल्किया। ठीक है। और 2019 में पूछा गया था डिसलेक्सिया। और मैंने जब 2019 का वीडियो पेपर सॉल्व करे तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान में रख लीजिए, एक बार देख लीजिए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जितनी टर्मिनोलॉजी लर्निंग डिसेबिलिटीज से है उन पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए, और वो वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप भी एक कोशिश करके देख लीजिए कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी से टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी एक जगह पे लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए पिछली बार जो आया था डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आया था, इस बार किससे आया है? डिस्कैल्कुलिया से आया है। हो सकता है अगली बार 2021 में डिस्ग्राफिया से आए। ठीक है। तो देखिए डिसलेक्सिया क्या होता था, जो डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित, पढ़ने और लिखने से संबंधित समस्याएं होती थी। ठीक है। सॉरी, पढ़ने और बोलने से संबंधित समस्या होती थी। ठीक है। डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? गणना संबंधी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स। ठीक। अब देखिए इंक्लूजन मतलब यहाँ पे समावेशी शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन से ही संबंधित है। तो लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, नो नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है। सेग्रीगेशन एंड जो है सेग्रीगेशन एंड फिर सेंसाइजेशन। ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले लैक ऑफ कैपेबिलिटी बिल्डिंग मतलब कि क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, और तीसरा है अलगाव, और चौथा है संवेदनशीलता। तो देखिए जो एक समावेशीकरण है, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है, वो उसके लिए सबसे आवश्यक तत्व है संवेदनशीलता, यानी कि सेंसाइजेशन। ठीक है। क्योंकि देखिए समावेशी शिक्षा में आप कई प्रकार के वर्ग के बच्चे आएंगे, कई वंचित वर्ग के होंगे, कोई दिव्यांग होगा, सामान्य होगा, तो उसके लिए आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन का समझ लीजिए कि सबसे आवश्यक तत्व ही संवेदनशीलता है। ठीक है। तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, which of the following is not the element of emotion। देखिए इमोशन, संवेग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ऐसा तत्व है जो संवेग या इमोशन नहीं है। तो बिहेवियरल है, कॉग्निटिव है, सेंसरी नहीं है, और फिजिकल नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो फिजिकल है शारीरिक, वो इमोशन का तत्व नहीं है। ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप भी आराम से कर लेंगे। ठीक है। ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब देखिए अब 2019 में भी डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी आए हैं। और कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, इन तीनों डोमेन को आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इससे भी आप देखेंगे 2019 में भी एक या दो क्वेश्चन आए थे और 2018 में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो जो कॉग्निटिव डोमेन का जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले होता है नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और लास्ट में इवेल्युएशन होता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, which are the following is not a quality of good teaching। ठीक है। तो अब गुड टीचिंग मतलब कि एक अच्छी शिक्षा का क्या क्वालिटी नहीं है। ठीक है। तो अच्छी शिक्षा का, तो इसमें सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, सिंपैथिक एंड डिजायरेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ठीक है। तो ठीक है, ऑटोक्रेटिक जो है वो एक सिंपल, इसमें तो सिंपल सा है कि ऑटोक्रेटिक कभी भी गुड क्वालिटी का टीचिंग नहीं होगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या मोटिवेशन हैज बीन गिवन। ठीक है। अब देखिए लर्निंग थ्योरीज, मोटिवेशन की थ्योरीज एंड पर्सनालिटीज की थ्योरी, इन तीनों थ्योरी को मैंने पहले भी कहा है और मैं अब भी कह रहा हूँ कि इन तीनों थ्योरी, इनकी थ्योरीज को जिन जिन ने भी दिया है उनको देख लीजिए। ठीक है। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया था विक्टर ब्रूम ने। ठीक है। विक्टर ब्रूम का मानना था कि जो आदमी का, अगर आदमी का जो भी
व्यवहार होता है या जो भी उसकी प्रतिक्रिया होती है वो कुछ कहीं ना कहीं वो उसके एक्सपेक्टेशन से जुड़ी होती है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी एक्सपेक्टेशन है कि आप यूपी टेट क्वालिफाई करें और आप शिक्षक बने, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ही आप पे भी लागू हो रही है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एनालिसिस करके पिछले पेपर को देख के आप आपकी तैयारी अच्छी कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे और पेपर में अच्छे नंबर लाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, ये थ्योरी दी गई थी विक्टर ब्लूम के द्वारा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मोटिवेशन की जितनी भी थ्योरीज दी गई है, ठीक है, और लर्निंग की जितनी भी थ्योरी दी गई और पर्सनालिटी की जितनी भी थ्योरी दी गई, इन तीनों थ्योरीज को आपको देख लेना है, इनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, टू व्हिच फैमिली एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल इज रिलेटेड विद। देखिए अब जो मॉडल है, जो टीचिंग मॉडल है, ये टीचिंग मॉडल से पिछले में भी 2019 में भी क्वेश्चन आया था और इसमें भी क्वेश्चन आया था। तभी मैंने कहा था कि टीचिंग मॉडल को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल जो है वो रिलेटेड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज यूजफुल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्किल। ठीक है, अब स्किल के ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा, इसमें से कौन यूजफुल है। ठीक है, तो स्किल के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सबसे सबसे ज़्यादा यूजफुल है वो है प्रिपरेशन एंड एक्विजिशन, मतलब कि तैयारी और अर्जन। ठीक है, जब आपकी तैयारी होगी तभी कुछ अर्जन होगा और तभी आपके स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज नॉट द मैगजीन ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन है, अब टीचिंग मैगजीन होते हैं, टीचिंग मैगजीन बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ तो मेन है। अब इसमें से जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिफिनाइट फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट और इंडेक्शन टू डिडक्शन। देखिए बहुत सारे बुक्स में आपको हो सकता है सीन टू अनसीन दिख जाए। ठीक है, कि आपको दिखेगा कि हाँ लिखा होगा कि बहुत से नोट्स होंगे, अब कहीं भी आपको लिख जाएगा सीन टू अनसीन मैगजीन, लेकिन सीन टू अनसीन मैगजीन नहीं होता और ना ही इसको पीएनपी इसको आंसर सही मानता है। तो इसका आंसर सीन टू अनसीन होगा, लेकिन आप हो सकता है कि इसमें कंफ्यूज हो कि आपको किसी ने बताया हो या कहीं भी आपने देखा हो कि सीन टू अनसीन टू मैगजीन होता है, लेकिन नहीं, सीन टू अनसीन जो है मैगजीन नहीं होता और ना ही इसको पीएनपी मानता है। और अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। देखिए माइक्रो टीचिंग से 2019 में भी क्वेश्चन आया था और तब भी मैंने कहा था कि माइक्रो टीचिंग के जो साइकिल है उनको आप देख लीजिए। इसमें 6 स्टेप होते हैं, हर एक स्टेप 6 मिनट का होता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग कितने कितने मिनट का होता है। इस बार पूछा गया है कि उसका पहला स्टेप क्या है। टोटल 6 स्टेप है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो प्लानिंग होता है। ठीक है, अगला फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, which of the following is included in the teaching of understanding level। ठीक है, तो तो टीचिंग के जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें जो एक्सप्लोरेशन, जिसे हम हिंदी में अन्वेषण कहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो इंक्लूड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। बाकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन इज पॉसिबल बाय। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है, मतलब कि विकेंद्रीकरण मतलब कि जो शैक्षिक सुधार है उनको कोई वो किसी एक आधार पे सीमित ना रहे या किसी एक व्यवस्था पे सीमित ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला है इसका ऑप्शन है कि जन ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लस्टर एंड ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, मतलब कि जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध हो। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, यानी कि रिसोर्स एंड डिफरेंस मटेरियल फॉर द यूज ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे क्योंकि तीनों जो है वो एजुकेशनल इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जरूरी है। आपको जो ब्लॉक और क्लस्टर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लोकल रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, और जो कि अध्यापकों के पास संसाधन भी होने चाहिए। तो ये तीनों जो है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए जरूरी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज रीडिंग समवन कॉल्ड हिम बाय नेम, बाय व्हिच सेंसेशन ही विल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई एक बालक पढ़ रहा है और उसे कोई बुलाएगा तो वो कुछ किस सेंसेशन से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए जो सेंसेशन होते हैं वो विजुअल होता है, ऑडिटरी होता है, टेक्चुअल होता है, परसेप्शन होता है। तो देखिए अब वो जो बुलाया है तो रिस्पॉन्स उसका क्या होगा, वो सुनेगा और सुनने के बाद वो बोलेगा, तो बोलेगा मतलब कि ऑडिटरी सेंसेशन उसका रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज ऑफ द पीपल। व्हाट इज द एज ऑफ द, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पे टैक्स होना चाहिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे थ्योरी। ठीक है, तो देखिए पियाजे की थ्योरी है, उसमें टोटल
जो है 4 स्टेज दिए हैं, और मैंने पिछली भी वीडियो में कहा था कि चारों स्टेज आप देख लीजिए, ठीक है। तो उसका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो होगा 2 से 7 साल, ठीक है। और उसके जो चारों स्टेजेस हैं उस स्टेज को देख लीजिए, उनके स्टेज के कितने ईयर तक उसने बताया है वो है, उसको देख लीजिए, क्योंकि पिछले बार भी पियाजे से क्वेश्चन आया है, इस बार भी आया है, और पियाजे से क्वेश्चन लगभग आना सही आना ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, which of the following is not the characteristic of the intellectual development of later childhood। तो देखिए अब ये कह रहा है कि नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि लेटर चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है, ठीक है। और लेटर मतलब कि बाद बाल्यावस्था की, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है ऑपरेशनल प्लानिंग एक्टिविटी, इसके बाद में आते हैं, बाकी तीनों को पहले देख लेते हैं। हाई इंटरेस्ट इन साइंस फिक्शन, ठीक है। इंक्रीज लॉजिकल फायर एंड इन डेप्थ इमेजिनेटरी फियर। तो किस तो देखो इसमें नॉट कैरेक्टर, लेकिन हाई जब बालक बाल्यावस्था में होता है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड में होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो साइंस और सेक्शन की तरफ ज़्यादा होता है, और उसका लॉजिकल पावर भी इंक्रीज होती है। और इन डेप्थ इमेजिनरी फियर, जो बचपन में वो जो इमेजिनरी फियर होते हैं, जो डर होते हैं, ठीक है, वो उसके डर को भी, काल्पनिक जो डर होता है उसका भी अंत हो जाता है। तो जो पहला है ऑपरेशनल प्लानिंग ऑफ करियर, ये नहीं होता, क्योंकि देखिए प्लानिंग ऑफ करियर बच्चों का शुरू होता है एडल्ट में, जब वो एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में वो अपने करियर की प्लान नहीं करते, तो पहला इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका सीधा आंसर है, ये जो चॉमस्की जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट से ही उनका संबंध है। पावलोव और बैनेट और मास्लो, ये तीनों जो है, पावलोव जो है और बैनेट, ये सब पावलोव ने जो थ्योरी दी है वो उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। और मास्लो का जो है वो हायर नीड है। और बिजनेस जो है वो बिजनेस साइमन ने उन्होंने इंटेलिजेंस स्केल डेवलप किया था, ठीक है। तो इसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो चमस्की से है, ठीक है। अब अगला है, थॉर्नडाइक प्रोवाइड हिज थ्योरी टाइटल, ठीक है। जो अब मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी थ्योरीज हैं और उनके जो नाम है, उनके नाम को याद की, थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या नाम है, पावलोव की थ्योरी का क्या नाम है, स्किनर की थ्योरी का क्या नाम है। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ये पूछा है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी का टाइटल क्या था, तो थॉर्नडाइक की थ्योरी का टाइटल है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक जैसे साइकोलॉजी की जब पीटीसी और बीएड में कोई शुरुआत करता है, तो मुझे लगता है सबसे पहले वो थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के से ही शुरुआत करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि अधिगम का प्रयास एवं भूल जो है वो थॉर्नडाइक ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिले डेवलपमेंट एज। देखिए जो गैंग एज होता है वो 8 से 10 साल के बच्चों में होता है, ठीक है। उसी समय बच्चे 8 से जब 10 साल के होते हैं तो वो अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। Which of the following is the third stage of cognitive development according to पियाजे। देखिए यहाँ पे फिर पियाजे आया, और पियाजे का एक पहले भी क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था, तो पियाजे आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो पियाजे के 4 स्टेज है, पिछली बार पूछा था, पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि जो पियाजे का दूसरा स्टेज है, ठीक है, वो कितने से कितने साल का है, ठीक है। तो अब देखिए ऑपरेशन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था, प्री ऑपरेशनल स्टेज से उसने पूछा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कितने से कितने वर्ष का होता है। तो देखिए इसके 4 स्टेज है, पहला होता है सेंसरी मोटर, दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा होता है कंक्रीट, और चौथा होता है आपका फार्मूला ऑपरेशनल, ठीक है। तो जो सेंसरी मोटर होता है वो 0 से 2 साल का होता है, और ठीक है। तो ये चारों स्टेज अपन लीजिए, यहाँ पे पूछा है कि तीसरा स्टेज क्या है, ठीक है। तो तीसरा स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल। और आप, मैं कहीं तो प्याजों को मैं वीडियो लाऊंगा एक बार, लेकिन अब हो सकता है कि जब तक 2021 का यूपी टेट होने वाला है तब तक मेरे वीडियो ना आ पाए, इसलिए आप क्या करना है कि आपको ये जो है, तो इसका आंसर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जीन पियाजे के सारे स्टेज को देख लेने हैं, और तो सारे स्टेज किस वर्ष से किस वर्ष के लिए उसने बताए वो सारे वर्षों को देख लेने हैं, ठीक है। जीन पियाजे से क्वेश्चन 2019 में भी आया है, 18 में भी आया है, और इससे जीन पियाजे से तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो कि 2000 है। तो अब इससे भी अगली बार भी 2021 में भी जीन पियाजे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, which is not include in psychological factors that contribute in learning from the following। तो इसमें पूछा है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन नहीं है, ठीक है, किसी भी लर्निंग के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहला है लर्निंग डिजायर, यानी कि लर्निंग की इच्छा। हाँ, लर्निंग की इच्छा है, लर्निंग की इच्छा होगी तभी आप जो कुछ सीखेंगे, अधिगम की इच्छा होगी तभी आप सीखेंगे, ठीक है। मोटिवेशन, किसी भी लर्निंग के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है, अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप लर्निंग नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं है तो लर्निंग नहीं करेंगे। नेचर ऑफ कंटेंट, देखिए नेचर ऑफ कंटेंट जो है वो फैक्टर है
लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर के लिए नेचर ऑफ कंटेंट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विच आर दी फॉलोइंग इज ए सोशल वैल्यू। ठीक है, तो अब सोशल वैल्यू जो यहाँ पे पूछा है कि सोशल वैल्यू कौन सी इसमें से है। ठीक है, तो सबसे पहले को अगर रिसीव करते हैं तो आता है प्राइमरी गोल। ठीक है, फिर इंस्टिंक्ट और एग्रेशन नीड। तो प्राइमरी गोल मतलब प्राथमिक लक्ष्य है। ठीक है, फिर दूसरा इंस्टिंक्ट मतलब है मूल प्रवृत्ति, और एग्रेशन नीड मतलब है आक्रामकता की आवश्यकता, और पहला है अल्ट्रिज्म। ठीक, इसका मतलब है सहायता परक व्यवहार। तो जो सोशल वैल्यू है, सोशल वैल्यू क्या होता है, सहायता परक व्यवहार होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी गोल, इंस्टिंक्ट और एग्रेशन, ये तीनों ही सोशल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, ना ही आपका प्राथमिक लक्ष्य सोशल वैल्यू हो सकता है, ना ही आपकी मूल प्रवृत्ति सोशल वैल्यू हो सकती है, ना ही एग्रेशन नीड्स। एग्रेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो सोशल वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता, तो ये तीनों नहीं होंगे। इसका आंसर होगा एल्ट्रिज्म, जिसका मतलब होता है सहायता परक व्यवहार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन एंड मीन्स इंड एनालिसिस आर एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये इसका हिंदी अर्थ हुआ कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। ठीक है, मीन्स इंड मतलब की हो गया साधन साक्ष्य। ठीक है, तो अब ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है ह्यूरिस्टिक, एल्गोरिदम, मेंटल टेस्ट एंड फंक्शनल फिट। ठीक है, अब ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है कि स्वतः शोध। एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम तो आपको पता ही होगा। मेंटल सेट मतलब मानसिक वृत्ति, और फंक्शनल फिटनेस मतलब कि प्रकारात्मक स्थिरता। फिटनेस मतलब स्थिरता। ठीक है, तो अब देखिए जो ये क्या कह रहा है कि बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन। तो देखिए, जब कोई भी अगर एक्सप्लोरेशन हो रहा है और बैकवर्ड एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो मतलब कि उसमें कोई ना कोई एल्गोरिदम है ही। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी, अगर आप उस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन को समझ के चारों ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे, तो इसका आंसर आप सीधा कर लेंगे कि इसका आंसर एल्गोरिदम ही होगा। ठीक है, अब अगला है कर्व ऑफ लर्निंग की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट द बाई प्रैक्टिसेस हु सेड इट। देखिए, स्टेटमेंट 2019 में भी आए थे, इसमें भी आए हैं। और लर्निंग कर्व जो है, वो लर्निंग कर्व से भी क्वेश्चन 2019 में आए थे, और 2018 में भी लर्निंग कर्व से आए हैं। ये स्टेटमेंट दिया है जो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी एबिंग हॉस ने दिया हुआ है। ठीक है, एबिंग हॉस ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अलावा स्किनर, रॉस और एमएलपी, इन सबको भी एक बार देख लीजिए। स्किनर लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, तो इन सब जो इनमें कहने मतलब है कि जो एक फेमस स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आप देख लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट आपको आप कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए आपको 3 4 5 पेपर एनालिसिस करना होगा, जिसमें से आप सीटेट के पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं। सीटेट के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। उनमें से जो स्टेटमेंट आए हुए हैं, उन स्टेटमेंट को एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, और उन सारे स्टेटमेंट को किसने कहा है उनको देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, which one is not included in Thorndike primary law of learning from the following। देखिए, जो थॉर्नडाइक ने जो प्राइमरी लॉ है, वो थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ 3 ही लॉ थे, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तो ये तीनों जो है प्राइमरी लॉ है। लॉ ऑफ एसोसिएशन ये उसकी प्राइमरी लॉ नहीं, ये सेकेंडरी लॉ में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी। ठीक है, अब कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी जो है वो किस पे जोर देता है। ठीक है, तो कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी हमें बिहेवियर पे जोर देता है। ठीक है, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंडीशन रिस्पांस थ्योरी आप देखेंगे तो उसमें आपको पता रहेगा कि हाँ, वो ना रीजनिंग की बात करता है, ना ही थिंकिंग की बात करता है, और ना ही मोटिवेशन की बात करता है। जो कंडीशन होता है वो बिहेवियर के ही ऊपर होता है। ठीक है, फिर अगला है द अदर नेम ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा था कि पहले भी कहा है कि देखिए, जो पिछली बार पूछा था, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही एक और नाम है। ठीक है, और फिर क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम, इनके भी अदर्स नेम पूछ लेता है, तो जो भी थ्योरीज हैं उनके जो नाम है और अदर्स नेम है वो भी देख लीजिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। देखिए, अब यहाँ पे पूछा है कि लर्निंग की विशेषता क्या नहीं है, तो लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। अब देखिए, अगर आपको लर्निंग, मान लीजिए लर्निंग की विशेषता आप कहीं नहीं पढ़े हैं, अब तो आप लर्निंग मतलब समझ ही रहे हैं, तो आप उसकी विशेषता आप एक जो चारों ऑप्शन है उन ऑप्शन को एनालिसिस करिए, और एनालिसिस के आधार पर देखिए, पहला ऑप्शन है लर्निंग इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। तो देखिए, कोई लर्निंग है, अगर आपने बाइक चलाना सीखा, लर्निंग हुई, तो क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है? हाँ, ऑब्जर्व किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक होगी, क्योंकि अब जब आपने बाइक चलाना सीखा तो आप बाइक चलाएंगे, और आप बाइक चलाएंगे तो देखेंगे कि आप गिर नहीं रहे हैं, आप आराम से बाइक को चला रहे हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग हुई, और आप जल्दी कर सकते हैं। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये तो लर्निंग की डिफिनेशन ही है कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग हुई है तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में चेंज होगा। ठीक है, और लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। ठीक है, ये भी है, लर्निंग जो है गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। अब तीसरा जो ऑप्शन है, लर्निंग इज अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, नहीं, लर्निंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गया आपके फिजिकल डेवलपमेंट से फिजिकल ग्रोथ है, वो भी लर्निंग नहीं हुई। ठीक है, तो लर्निंग बाकी तीन है, तो जो तीसरा है वो लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बस ये 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन 2018 के थे। अब देखिए, इन सारे कुछ अगर 2 साल के पेपर को हम देखें, जो कि प्रीवियस 2 साल के हैं, 2018 और 2019 के, अब इन पेपर को देखने के आधार पे हम इतना कह सकते हैं कि कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं? वो टॉपिक है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की थ्योरीज, इंटेलिजेंस की थ्योरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोटिवेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और पर्सनालिटी से। देखिए, पर्सनालिटी से क्वेश्चन इसमें तो फिर इसमें नहीं आए हैं, लेकिन पर्सनालिटी से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब देखिएगा 2021 में मुझे लगता है कि कम से कम एक दो क्वेश्चन पर्सनालिटी से आएंगे। ठीक है, देखिए, अब इंटेलिजेंस में भी ये किस पे फोकस कर रहा है? ये थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव, इन तीनों पे फोकस कर रहा है। स्किनर की तो थ्योरीज के सीधा उनके आदर्श नियम पूछ ले रहा है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के आदर्श नियम पूछ ले रहा है, तो और सीधा थॉर्नडाइक के जो प्राइमरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, इनसे तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, इसके साथ साथ जीन पियाजे से क्वेश्चन 2018-19 दोनों में मिला के चार चार से पांच क्वेश्चन पियाजे से आए हैं। ठीक है, मोटिवेशन से क्वेश्चन आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो इन टॉपिक को आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाए तो बना के अभी तक कहीं से भी पढ़ रहे थे उन नोट्स को रिवीजन कर लीजिए। हाँ, लेकिन बस एक बात इतना है कि आप जहाँ से पढ़िए ऑथेंटिक जगह से पढ़िए। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि कोई भी आप कहीं भी कुछ आप देख लिए और उसको लिख लिए। एक बार कुछ भी आप देख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी देख लीजिए कि क्या वो सही है, वो कहाँ से लिया गया है, और कौन बता रहा है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमने कुछ देखा और कहीं यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं कुछ देख लिया, कहीं किसी बहुत सी किताबें ऐसी होती है जिसमें बहुत कुछ पढ़ ली, और पढ़ने के बाद हमने इसको लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो नहीं है, ये तो गलत है। जैसे मैं, देखिए, जो इसमें एक ऑप्शन था सीन टू अनसीन, बहुत सी जगह पे ऐसा मिलेगा कि हाँ मैगजीन ऑफ टीचिंग सीन टू अनसीन होती है, बहुत लोग मानेंगे, पर वास्तविकता है कि वह सीन टू अनसीन को मैगजीन ऑफ टीचिंग नहीं माना गया। तो ऐसे ऐसे बहुत से हैं आप जो को मिलेंगे आपको, और उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि हाँ ये है ऐसा है, लेकिन नहीं, आप ऑथेंटिक चीज़ों को जाइए। ठीक है, कोई अगर कोई किताब भी, कोई किताब से भी पढ़ रहे हैं तो उस किताब की ऑथेंटिसिटी देखिए। जो नोट्स आपको 500 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये में मिलते हैं, कभी भी उन नोट्स को ऑथेंटिक मान के उनसे तैयारी मत करिए, क्योंकि फिर अगर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे, और हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको गलत करके आए, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप ना पढ़े होते और अपने एनालिसिस से करते तो वो सही करते, लेकिन आपने गलत किया क्योंकि उस नोट्स में लिखा हुआ था। अब उस नोट्स में लिखा हुआ है, फिर आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, आपने कहाँ से खरीदा, आप उसको बोल के कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, तो उसकी ऑथेंटिसिटी आपको एक बार चेक कर लीजिए फिर पढ़िए। ठीक है, और कुछ टॉपिक जैसे जो मैंने बताया है, उस टॉपिक को अगर आप एक बार देख लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, तो इतना है कि आप सीटेट की जो यूपी टेट की जो साइकोलॉजी पोर्शन है उसमें आप 25 प्लस क्वेश्चन से अधिक कर लेंगे आराम से। ठीक है, हो सकता है अगर आपने जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को भी, सारे स्टेटमेंट को देख रखे हैं, स्टेटमेंट को आपने, ठीक है, अगर आपने मान लो कि अब इसमें होता क्या है कि स्टेटमेंट रखने की जरूरत कब नहीं पड़ती, जब आपने, जैसे आपने जब मोटिवेशन का क्वेश्चन करा, तो मोटिवेशन की जैसे इसमें आया था एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है, विक्टर वुम्स को पढ़ रखा है, तो देखिए जब विक्टर वुम्स को आप पढ़ रखेंगे, तो इतना है कि जब आप एक किसी भी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ लेंगे, तो आप उसका जो, उसने जो थ्योरी दिया है, तो उसकी आप एक कहीं ना कहीं उसके थ्योरीज का एक आपके अंदर माइंड मैप हो जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि हाँ थॉर्नडाइक ऐसी बात कर रहे हैं, तो थॉर्नडाइक अगर अगर क्या कहते हैं ट्रायल एंड एरर इससे संबंधित आ रहा है, कंडीशन से संबंधित आ रहा है, तो थॉर्नडाइक स्किनर पावला होंगे, फिर कोहलर नहीं हो सकते। तो आप एक एक अगर साइकोलॉजिस्ट को पढ़ रहे हैं तो उनके जो मेन कॉन्सेप्ट वो समझाना चाह रहे हैं उसको आप समझ जाएंगे। उसको समझ जाने के बाद आप स्टेटमेंट में भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट है, तो इन चार में से ये तो होंगे नहीं, ये तो होंगे नहीं, इन्हीं दो में से कोई होगा, और सबसे सटीक ये लग रहा है क्योंकि इनकी थ्योरी इसी से संबंधित है, तो ये होगा। तो ठीक है, तो तब आपको स्टेटमेंट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपके पास अभी अगर देखा जाए यूपीटेट एग्जाम का, तो इतना समय आपके पास नहीं है कि आप एक एक लोगों को अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि यूपी टेट में आपको 5 सेक्शन होते हैं और चाइल्ड साइकोलॉजी मात्र 30 नंबर का
सकता है। तो इसके लिए ठीक है, तो स्टेटमेंट फिलहाल अभी आप अगर एनालिसिस करके 3 4 5 साल के पेपर को जो जो स्टेटमेंट आए कोई लिख के उनको आप एक बार देख लीजिए। बाकी जो है इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन 4 सेक्शन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं और देखिएगा आप देखेंगे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और और उसमें भी कुछ साइकोलॉजिस्ट जैसे कि जीन पियाजे, ठीक है, ब्रूनर और थॉर्नडाइक, पाउलो, स्किनर, कोहलर, इन सबको भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2017 के पेपर के साथ। ठीक है, चलिए। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।